हेलो दोस्तों, अ नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर लेकर आए हैं अमित कुमार आपके समक्ष एक नया और बहुत ही अच्छा सा वीडियो, जो कि हम चर्चा करेंगे जीव विज्ञान से संबंधित और जो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके पहले आप लोग का इस MGT के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से मतलब कहने का अर्थ कि अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे आज के वातावरण में और आज के समय अनुसार घर पे रहना ही सेफ है। सबका कहना एक ही है, घर पे रहें और स्वस्थ रहें। तो चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उसी से संबंधित। जैसे कि आज हम लोग जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से ग्रसित है, उसी तरह की कुछ बीमारियों की चर्चा हम लोग करेंगे जिससे काफ़ी समय पहले हम लोग ग्रसित थे और उसके इलाज भी नहीं थे। उस समय भी ऐसा ही स्थिति था और उस बीमारी की हम लोग चर्चा आज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम पार्ट 2 की चर्चा करेंगे, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसके पहले हम पार्ट 1 की चर्चा कर चुके हैं और उसमें हमने बताया था कि रोग क्या है, रोग से संबंधित गुण और उसके परिभाषा वगैरह ये सब आपको चर्चा किए थे और उसके बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से आप लोग को समझाए थे। आज हम लोग NCERT बुक के उसी का दूसरा भाग यानी पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा डिजीजेज, सिम्टम्स एंड देयर कंट्रोल्स, मतलब कहने के बीमारियां, लक्षण एवं उनके रोकथाम। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वैसे रोगों की जो हमारे लिए सिरदर्द रही है हमेशा से, लेकिन उसका भी हमें उपचार मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि इस कोरोना नामक वायरस का भी हमें उपचार जल्द ही मिल जाएगा। जिस तरह देर होता है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता है, ऊपर वाला हमेशा हमारा साथ देता है। हो सकता है कि हमें कुछ ही पलों और कुछ ही क्षणों बाद यानी कि कुछ ही दिनों बाद हमें इस बीमारी का तोड़ मिल जाए, लेकिन इसके पहले हमें सब्र रखना होगा, हमें साथ देना होगा एक दूसरे का, सरकार का साथ देना होगा और हमें अपनी जिम्मेदारियों के साथ इससे लड़ना होगा, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। यह दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं कुछ ऐसी बीमारियों का। जैसे पहला आप लोगों को बीमारी हम चर्चा करेंगे कि हैजा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सुने होंगे कि जैसे हैजा को अंग्रेजी में कॉलरा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी चर्चा अगर हम करें तो ये पहले यानी कि प्राचीन समय में अगर बात की जाए तो ये 2300 से 3000 ईसा पूर्व की बात कही जाए तो ये सबके लिए एक सिरदर्द था। कहा जाता है कि ये बीमारी जो थी जंगलों मतलब जंगली भैंसें जो होते हैं उनसे आई थी, मनुष्य में ये फैली हुई थी और धीरे धीरे बढ़ती गई और ये बढ़ते हुए पूरे मनुष्य में ऐसे फैल गई। तो ये ऐसे फैली कि जैसे क्या कि जैसे किसी जंगल में आग फैलता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी एक ऐसी बीमारी है जैसे कोरोना वायरस एपिडेमिक है, तो उसी तरह ये भी बीमारी एपिडेमिक है। तो इस महामारी की अगर हम चर्चा करें, ये भी एक तरह से वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया गया था। तो वैश्विक महामारी के रूप में कलरा को अहम घोषित किया गया था। कारण था कि क्योंकि उस समय ये प्राकृतिक रोग माना गया और प्रकृति का ये आपदा माना गया और इसे WHO ने महामारी के रूप में घोषित कर दिया और उस समय भी करोड़ों लोगों की मृत्यु इसके कारण हुई थी। तो दोस्तों, इसकी चर्चा हम करेंगे कि हाँ, इसके क्या कारक होते हैं, क्या स्रोत होते हैं, इससे प्रभावित होने वाले अंग, लक्षण, नियंत्रण, रोकथाम कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हैजा की बात करें, इसको कलरा के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारक होता है विवियो कैलोरी जीवाणु। विवियो कैलोरी जीवाणु। इसका स्रोत एवं प्रभावित अंगों की बात करें तो ये दूषित पानी या भोजन के साथ मनुष्य की छोटी आंत में पहुंचकर उसे संक्रमित करता है। मतलब कहने का अर्थ है, इसका अगर स्रोत की बात की जाए तो दूषित पानी, भोजन, ये दो चीजें होती हैं। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर बीमारियां जो होती है हमारे मुंह के जरिए ही जाती है और मुंह के जरिए ही होती है, क्योंकि हम लोग दूषित भोजन और दूषित पानी का हम लोग सेवन हमेशा करते रहते हैं। जैसे कि आज की स्थिति में देखी जाए तो हम लोग हमेशा विषाक्त भोजन और विषाक्त जल ग्रहण करते हैं और जिसका
परिणाम ये होता है कि हम लोग उससे ग्रसित हो जाते हैं। तो दूषित पानी और भोजन इसका मुख्य स्रोत बन जाता है। जैसे कि अगर हम कोई दूषित जल को पीते हैं, यानी कि गंदा जल को पीते हैं, जिसके कारण हमारे पेट में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है और जो कारक बन जाता है विभिन्न बीमारियों को। तो उसी तरह दूषित भोजन भी अगर हम करते हैं, तो जैसे कि अगर दूषित भोजन हो, जैसे कि बासी भोजन हुआ, या फिर उसमें कीड़े लगे हुए, या फिर उस भोजन को ढका नहीं गया और उसमें बहुत सारे मक्खियाँ मतलब जो बाहर बैठती हैं, कचरे पे बैठती हैं, आकर भोजन पे बैठ गई, तो वो क्या करेंगी, उस जीवाणु को लाकर आपके, यानी कि विवियो कलेरियो नामक जीवाणु को हो सकता है कि लाकर आपके भोजन पे रख दे। और उसके कारण क्या होगा कि वो भोजन जब आप ग्रहण करते हैं तो वो भोजन आपके मुंह के जरिए आपके अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि आपकी छोटी आंत क्या प्रभावित होती है, छोटी आंत प्रभावित हो जाती है। और छोटी आंत आप लोग जानते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। सुनने में ये छोटी है, लेकिन ये आपके शरीर का एक महत्वपूर्ण, यानी पाचन तंत्र का एक क्या है, महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। हमारा भोजन जो डाइजेस्ट होता है, पचाया जाता है, छोटी आंत के द्वारा ही पचाया जाता है। और यही यानी कि हैजा इसी अंग को प्रभावित करता है। और जिसके कारण अब सोचिए कि अगर छोटी आंत प्रभावित हो तो किस तरह की बीमारी हो सकती है, क्योंकि छोटी आंत से ही होते हुए हम मलमूत्र त्याग करते हैं, है ना। तो मलमूत्र त्याग करते हैं, तो ये जब खराब हो जाता है तो सिस्टम डायरेक्ट हो जाता है। सिस्टम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। अर्थात अब हम इसका लक्षण देखेंगे कि जब सिस्टम डायरेक्ट होगा तो परिणाम क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे बार बार पानी जैसा पैखाना होना, पहला, यानी कि बार बार आपको क्या होगा, आपको पैखाने लगेंगे, यानी बार बार आपको लैट्रिन जाने का मन करेगा। उसके बाद उसके साथ क्या होगा, उल्टी भी आएगी, यानी कि ऊपर वाला भी सिस्टम चालू रहेगा और नीचे वाला भी सिस्टम चालू रहेगा, यानी कै दस्त जिसे कहते हैं, मुंह और पेट चलना, जैसे हम लोग देहाती क्षेत्रों में कहते हैं। और ये शरीर के लिए काफी हानिकारक होता है। अब मान लीजिए कि सोचिए कि जब मुंह यानी वोमिटिंग यानी उल्टियां होने लगे और पेट भी चलने लगे, उस स्थिति में होता क्या है कि आपके शरीर से जल निकलने लगता है, यानी निर्जलीकरण होने लगता है, जिसके कारण आपके अंदर जल की कमी हो जाती है। और हमें पता है कि हमारे शरीर में 70% जल की मात्रा होती है, और अगर पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर की विभिन्न मांसपेशियों में खिंचाव होने लगती है, कमजोरियां महसूस करने लगते हैं और बहुत सारे ऐसे गुण दिखने लगते हैं। आगे है जिसके कारण अब देखिए, मान लीजिए कि बार बार आप सोच जाइएगा, उसके बाद आपको बार बार उल्टी होगा, जिसके कारण आपको कमजोरी हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगा, मतलब कहने का कि आप अपने आप को कमजोर यानी कि खड़े होने के रूप में भी नहीं रह सकते, यानी कि ऐसी स्थिति बन जाए कि जी करेगा सोए रहें और सोने भी नहीं देगा। ये बार बार आपको एक ही चीज़ दिखाई देगा, शौचालय दिखाई देगा, और बार बार आपको लगेगा कि आपके मुंह से उल्टी निकलने वाली है। अब इसकी स्थिति क्या हो जाती है कि कमजोरी और बेचैनी महसूस कीजिएगा। और इसमें लक्षण क्या दिखते हैं कि आंखों का, अब कमजोरी के कारण क्या हो जाएगा, कभी कभी देखते हैं कि हम लोग काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं तो आंखों के धंसना, यानी कि ये आंखें होती हैं ये अंदर चली जाती हैं और काले काले धब्बे भी दिखाई देने लगते हैं, आदि इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा कि इसके कारक कौन हो गए, विवियो कलेरियो जीवाणु हो गया। स्रोत और प्रभावित अंग की बात करें तो स्रोत इसका दूषित जल, यूं दूषित भोजन हो गया। और प्रभावित अंग की बात करें तो छोटी आंत प्रभावित होता है। तो आप सीधे देख रहे हैं कि ये पानी और भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भोजन और पानी ग्रहण करने से जब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कहां से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है। मुंह से जैसे ही ग्रहण करते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म कहां होता है, छोटी आंत पे खत्म होता है। तो ये जैसे ही छोटी आंत तक पहुंचता है ये विषाक्त पानी और भोजन, तो ये छोटी आंत को प्रभावित करना शुरू कर देता है। कौन सा जीवाणु, तो आपका विवियो कलेरियो नामक जीवाणु क्या कर देता है, छोटी आंत को प्रभावित करना शुरू कर देता है, जिसके कारण ये छोटी आंत का जो कार्य होता है वो कार्य करना बंद कर देता है, यानी कि काफी कमजोर पड़ने लगता है, जिसके कारण ये काम करना बंद कर देता है। जिसके कारण आपको क्या क्या होने लगेंगी, आपको बार बार शौच लगेगा, उल्टी होगी, कमजोरी होगा, बेचैनी होगा, आंख अंदर चले जाएंगे और एकदम कंकाल और कमजोर दिखाई देंगे। अब चलिए,
अब तो ये हम आपको बीमारी तो बता दिए, यानी अब सोचिए कि बीमारी ये अगर हो गई तो उसका निदान भी होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, उस समय क्या था कि प्राचीन समय में इसका कोई इलाज नहीं था। हम लोग देखते थे कि गांव वाले लोग या फिर शहर वाले लोग, ऐसी स्थिति होती थी कि अगर एक जोन में यानी कि एक क्षेत्र में अगर ये बीमारी हो जाती थी, वहां का पूरा लोग यानी कि पूरे के पूरे व्यक्ति प्रभावित हो जाते थे। और ये एक तरह से बीमारी कही जाए तो फैलती है एक तरह से छुआछूत की तरह ही फैलती है। जैसे कि अगर हम उस व्यक्ति का मतलब उस व्यक्ति से संबंधित जो भी हो, ये जीवाणु क्या होता है कि आपके हवा में भी घुल जाता है, जल में भी घुल जाता है, और ये क्या हो जाता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से ये पहुंच जाता है, जिसके कारण ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो उस समय क्या था कि उतनी जानकारी नहीं थी प्राचीन समय में, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, तो उस समय साफ सफाई न होने के कारण ये क्या हुआ कि काफी जल्दी और काफी ज्यादा में ये फैला। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उस समय हमारा जो सिस्टम था यानी चिकित्सा व्यवस्था भी थी उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण काफी लोगों की जाने गई। और ये आप लोग सुने होंगे करीब 19 के दशक में आप लोग सुने होंगे, 19वीं शताब्दी में ये बात सुने होंगे कि इससे करोड़ों लोगों की जान चली गई थी। इसकी चर्चा हम इतिहास इसका चर्चा करेंगे, किसी अगले पार्ट में हम इसकी चर्चा बढ़िया और ढंग से कर देंगे। अभी हमें ये जरूरी जानना है कि इसका क्या क्या कार्य करे और इस पे रोकथाम और नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो लक्षण हम तो जान चुके। अब यहाँ बात आती है कि अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देने लगे तो हम नियंत्रण अब कैसे करें। जैसे पहले मालूम नहीं था तो वैसे ही छोड़ देते थे, या फिर क्या होता था उससे दूरी बनाकर रखते थे। लोग भागना, गाँव का गाँव क्या हो जाता था, लोग छोड़कर चले जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उन लोगों को प्रस्थान करना पड़ता था, अपने जन्मस्थली को छोड़कर और दूसरे जगह जाना पड़ता था, जिसके कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें, अपनी ही चर्चा करें, तो जैसे कि हमारा पता अगर बात करें तो एक समय की हमारे पूर्वज कहते हैं कि हम लोग का जो गांव था कोई और गांव था, और हैजा के कारण ही हम लोग को उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में हमें बसना पड़ा। इसकी चर्चा हमारे पूर्वज ने किया था और बताया भी था। तो इसी कारण हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी थी जो कि पूरे कस्बे को खत्म कर सकती थी, पूरे राज्यों को भी खत्म कर सकती थी। लेकिन बाद में चलकर इसका रॉबर्ट कोच नामक, आप लोग सुने होंगे रॉबर्ट कोच, नामक ने वैज्ञानिक ने 1982 ईस्वी में इसकी जीवाणु की खोज की थी और इस पे रोकथाम यानी इसका टीका की खोज की थी। और ये रॉबर्ट कोच ने केवल इसी की नहीं वरन ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की भी टीका की खोज की थी 1982 ईस्वी में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नियंत्रण की बात करें तो सबसे पहले आप लोग को हम बताए थे कि बार बार अगर आपको शौच जाना पड़े, उल्टी हो, तो आप में क्या हो जाएगी, जल की कमी हो जाएगी। अर्थात सबसे पहले हमें क्या करना होगा, निर्जलीकरण को रोकना होगा, यानी कि आपके शरीर से जो जल यानी बाहर निकल रहा है यानी उल्टी और शौच के माध्यम से, तो उसे सबसे पहले रोकना होगा, यानी उल्टी और शौच को रोकने की दवा हमें लेनी पड़ेगी। सबसे पहला काम ये होगा। और जब निर्जलीकरण ज्यादा हो गया होगा तो उसके लिए हमें बार बार ORS का घोल हमें पीना चाहिए। ORS का घोल पीने से क्या होगा, ORS या फिर चीनी और नमक का घोल हमें पीना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारे शरीर में जो जल की मात्रा की कमी होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, रिकवर हो जाती है, वो पूर्णतः क्या हो जाती है, रिकवर होकर धीरे धीरे जो कमी होती है वो आपका वो पूर्ण हो जाता है, यानी जल की जो मात्रा कमी होती है। अगर बात करें तो ज्यादा मात्रा में अगर ये हो जाती है तो जान पे भी बन आती है। तो इस पे सही समय पे सही नियंत्रण अगर नहीं किया गया तो इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निर्जलीकरण को रोकना। अगर ज्यादा मात्रा में अगर पानी गिर जाती है तो इंसान की मृत्यु एकदम श्योरली हो जाती है।
और एक बात करें तो आप लोग सुने भी होंगे कि आज की स्थिति में ज़्यादा ये उल्टियाँ कै दस्त अगर हो जाती हैं तो इस समय स्थिति क्या हो जाती है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर तुरंत ही आपको पानी चढ़ाना शुरू कर देता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगला पॉइंट यही है कि जब डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर आपको 0.9% NaCl सोडियम क्लोराइड के घोल, यानी कि यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड का घोल, यानी एक तरह से कहा जाए तो ये चीनी पानी नमक के घोल की तरह ही काम करेगा या ओरेस के घोल की तरह ही होगा। उसकी सुई लगाई जाती है, यानी कि उसको पानी में, यानी कि जो पानी होता है उस पानी में मिलाकर उसको आपको चढ़ाया जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि आप पूर्णतः आपके अंदर जो जल की कमी होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से इसका नियंत्रण हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसके पहले ही अगर रोकथाम करना हो, है ना, इसमें इस तरह की बीमारी पहले से ही ना हो, तो इसके रोकथाम के लिए कुछ आप लोगों को पॉइंट बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका है समय पर टीका लगवाएं, यानी कि इसकी टीका जो आती है, यानी कि जब आप कोई बच्चा जन्म लेता है तो आपको बच्चे के जन्म के बाद माँ को और साथ में बच्चे को भी टीका लगवाया जाता है। विभिन्न तरह के टीके लगाए जाते हैं, BCG के टीके जो कि टीबी के लिए कारगर सिद्ध होता है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। और इसकी भी टीका लगवाई जाती है जिससे क्या हो कि आपके अंदर जल की मात्रा जो होती है वो कम ना हो। आगे है हैजा फैले हुए स्थान पर न जाएं। दूसरा कि हम बात यही कर रहे थे कि ये भी क्या है, एक तरह से छुआछूत की बीमारी है, संपर्क, यानी कि कांटेक्ट, पर्सन कांटेक्ट बेसिस पे होता है। यानी कि जिस व्यक्ति को अगर ये बीमारी होती है, हैजा की बीमारी होती है इस तरह का, तो उस व्यक्ति के कांटेक्ट में अगर आप जा रहे हैं या उस स्थान पे जा रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि आप भी उससे ग्रसित हो जाएंगे और इसके वाहक आप भी हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि आपको हुआ तो आप अपने घर गए और अपने घर वालों के साथ ऐसा इसको बांट दिए, प्रसाद की तरफ बांटते चले गए, तो ये बीमारी क्या हो जाएगी कि धीरे धीरे फैलती चली जाएगी। जिस तरह आजकल हम लोग सुने हैं कि वैश्विक महामारी के तौर पे आज घोषित नया बीमारी जो हुआ, कोरोना वायरस हुआ है, वो भी एक तरह की बीमारी है कि अगर आपको हो जा रहा है तो अगर आप घर लेकर जा रहे हैं कॉन्टेक्ट बेसिस पे तो आप दूसरों को भी इसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरी होती है खुद को क्या कर ले, आइसोलेट कर ले, मतलब खुद को अलग कर ले। मतलब अगर आपको बीमारी हो जाती है तो अपने आप को अलग रखे, यानी समाज से आप दूरी रहे तो अच्छा रहेगा। तो दूसरा पॉइंट हमने बताया कि उस स्थान पे ना जाए जहां पे हैजा की बीमारी हुई हो। अगला तीसरा पॉइंट है पीने के पानी को उबालने के बाद। अब देखिए, तो हम यहाँ चर्चा किए हैं दूषित पानी, है ना, दूषित पानी की ही हम बात किए हैं। तो देखिए आज के जो जल की स्थिति बताया जा रहा है तो हम जानते हैं कि 97% क्या होता है कि हमारा क्या है, कौन सा जल है, साल्ट वाटर है। साल्ट वाटर यानी कहने का अर्थ कि ये समुद्री जल जो कहते हैं 97%, और 2% आपका क्या हो गया, 2% आपका ये हो गया आइस के रूप में हो गया, यानी जो बर्फ होता है उस रूप में होता है। मात्र 1% जल ही आपका क्या है, प्योर, यानी कि प्योर वाटर है। प्योर वाटर आपका 1% ही है, यानी कि 1% से भी कम कर सकते हैं। यानी अभी स्थिति ऐसी है कि हमारे पास शुद्ध जल की अगर बात की जाए तो बहुत कम मात्रा में। आजकल की स्थिति देखिए कि 40 फीट, जैसे पहले क्या था, 40 फीट के गहराई से जब जल निकलते थे, भूमिगत जल हैंडपंप के द्वारा, तो उसको हम ग्रहण करते थे तो कोई बात नहीं रहती थी। लेकिन आजकल स्थिति ऐसी बन गई है कि 40 फीट तक के जल क्या हो गए, दूषित हो गए। 40 क्या 150 से भी नीचे जो जल की स्रोत है वो भी क्या हो दूषित हो गई है, और उसमें विभिन्न तरह के ऐसे तत्व पाए जा रहे हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा गहराई से जल की आवश्यकता है, यानी 200 से प्लस जाइएगा तब जाकर आपको शुद्ध और स्वच्छ जल मिलेंगे। लेकिन आजकल की स्थिति है कि अगर हम देखते हैं तो बहुत कम लोगों के पास ऐसी नलकूप है या हैंडपंप है जिसे जो 200 फीट से ऊपर गहराई के हो। आजकल सरकार हमारी जो इसमें मदद कर रही है, यानी कि बहुत सारे हैंडपंप ऐसे हमारे सरकार द्वारा एक स्कीम के द्वारा दिया जा रहा है, और उसको सरकार के द्वारा ही क्या किया जा रहा है, हलवाया जा रहा है, मतलब कहने के लगवाया जा रहा है, हर एक परिवार को दिए जा रहे हैं जो आर्थिक तौर पे कमजोर है।
तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिसके पास इस तरह के हैंडपंप है। तो उस तरह के जल अगर आपको नहीं मिलेंगे तो आपको स्वच्छ जल चाहिए। तो हम एक विधि अपनाते हैं, सबसे पहला कि हमें पानी को क्या करें, उबाल दें और उसको ठंडा कर दें। अगर आप गर्म पानी यानी उबले हुए पानी को नहीं पी पा रहे हैं तो उसको क्या करें, उबालें और उबाल कर उसको क्या कर दें, ठंडा कर दें और ठंडा कर कर उसे पिए। जिससे क्या होगा, उसमें पाए जाने वाले जो जीवाणु होंगे मर जाएंगे और आसानी से आप पी सकते हैं। उसके बाद उसको छाने, है ना, या फिर छान कर या ढक कर रखें। यानी पानी जो है पहले की स्थिति में आप लोग देखते थे पहला, यानी कि अगर हम बात करें कि हमारे पूर्वज जो थे काफ़ी हम लोगों से भी ज़्यादा बुद्धिमान थे, भले ही हम लोग आजकल उनके रीति रिवाज परंपराओं को छोड़ चुके हैं। आज स्थिति कोरोना की ही बात की जाए तो आज हम जो परंपराएं अपना रहे हैं वो हमारे पूर्वजों की परंपराएं हैं और जिसके माध्यम से हम लोग क्या है, बच रहे हैं। जैसे हमारे पूर्वज कहा करते थे कि घर में ज़्यादा मतलब कहने का कि स्त्रियों को घर में ही रहना चाहिए, या फिर हमें अपने घर पे ही अपने गांव में रहकर खेती बाड़ी या फिर इस तरह के कार्य करने चाहिए, जिससे क्या हो कि गांव का विकास हो और गांव के विकास से क्या हो जाएगा, देश का विकास होगा। क्योंकि कहा जाता है कि गांव से ही देश बनता है। ठीक है, तो अगर इस तरह के पूर्वजों का कहना था तो वही स्थिति आज बन आई है और प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी मजदूर हैं वो वापस क्या हो, वापस घर आ रहे हैं। जितने प्रवासी मजदूर हैं मजदूरी के लिए गए हुए हैं। हम मानते हैं कि आर्थिक स्थिति यहाँ पे कोई साधन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम अपने जो खेत है, भूमि है, उस पर अगर खेती करें तो हमें वो स्रोत प्राप्त होगा। आजकल सरकार भी योजनाएं दे रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसी खामियां हैं जिसकी चर्चा हम लोग कर नहीं सकते हैं, और क्योंकि अगर हम चर्चा करें तो वो बात अभी ख़त्म नहीं होने वाली है और हमें इसे जल्द ही मतलब करने का अर्थ कि इसको ख़त्म करना है। सबसे पहले इसकी चर्चा फिर किसी वीडियो में हम करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जल की। तो जल की स्थिति जो है, हम अगर पूर्वजों के कहे अनुसार देखते थे पहले के स्कूल में, सरकारी स्कूलों में हम पढ़े हुए हैं और सरकारी स्कूल में हम देखते थे क्या कि एक घड़ा रखा हुआ होता था और घड़े में क्या किया जाता था कि घड़े को ढक कर रखा जाता था और घड़े के पानी को पिया जाता था। तो जी हाँ दोस्तों, घड़े के पानी को आप पी कर देखिएगा, काफ़ी स्वादिष्ट और मीठा लगता है और उसकी बात की जाए तो वो अपने आप क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो वो शुद्ध जल होता है। और साथ में देखते होंगे कि पहले के जो लोग हुआ करते थे, हमारे पूर्वज कहते थे जल को छान कर या उबाल कर पिया करो। तो ऐसी ही स्थिति हुआ करती थी। ज़्यादातर आयुर्वेद का वो लोग प्रयोग किया करते थे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि आज के लोग ऐसे हैं कि ज़्यादातर क्या रासायनिक चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और जिसका परिणाम ये होता है कि बीमारियों को वो दावत देते हैं। तो बीमारियों को हमें दावत नहीं देना है, बल्कि बीमारियों को दूर भगाना है। तो इसके लिए हमें स्वच्छ रहने के लिए और मतलब स्वस्थ रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने बीमारियों को समझना और साथ में विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना जो हमारे पूर्वजों द्वारा सुझाव दिया गया है। हम ये नहीं कहते हैं कि पूर्वजों का ही, उसमें सुधार करके भी अपनी लाइफ स्टाइल से उसको अपना सकते हैं। चलिए अगली चर्चा करें, चौथे की भोज्य पदार्थों को ढक कर रखें। यहाँ बात आ गई। आजकल देखिएगा कि जितने भी होटल वगैरह में आजकल जितने भी युवा पीढ़ी के जितने भी छात्र हैं या फिर व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं कि भोज्य पदार्थ ज़्यादातर मार्केट से भोजन ग्रहण करते हैं। यानी कि मार्केट से वो भोजन करते हैं, जैसे कि समोसे हुए, छोले हुए और बहुत सारे ऐसे भोजन होते हैं जो होटल से आप लोग मंगवाते हैं। जैसे आप लोग आजकल ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया जा रहा है और ऑनलाइन ऑर्डर कैसा भोजन है, क्या है, नहीं है, किस तरह बना है, इसका तो हमें पता नहीं है और उस भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं जो जिसमें बहुत सारे मात्रा में ऐसे हानिकारक पदार्थ उसमें मिलाए जाते हैं, केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो आपके शरीर के अंदर जाकर आपको हानियाँ यानी विभिन्न अंगों को क्या करता है, डैमेज करता चला जाता है, जिसके कारण आप विभिन्न रोगों का क्या हो जाता है, शिकार हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सही भोजन यानी कि भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं कि सही ढंग से रखते नहीं है। अब होटलों में जाइए तो होटलों में देखिएगा क्या कि होटल को समोसा हो या फिर अन्य तरह की मिठाइयाँ हो, उसको ढककर नहीं रखा जाता है, ऐसे ही खुला में रख दिया जाता है। उसमें मक्खियाँ बैठ रहे हैं, धूल कण पड़ रहे हैं और उसी को हम लोग जाकर बड़े चाव से बहुत अच्छे ढंग से खाते हैं।
और आज की स्थिति देख लीजिए, आज कितने लोग उस तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। क्यों? आप देख रहे हैं कि आज की स्थिति में सारे होटल बंद है और होटल का भोजन न ग्रहण करने के कारण सबका स्वास्थ्य क्या है, बिल्कुल अच्छा है। पेट भी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम भी उन लोगों का क्या है, बहुत अच्छा हो चुका है। भले ही बैठने से हम मानते हैं कि आप लोग घर पे बैठे हैं जिसके कारण आपके पेट की दशा क्या है, बिगड़ चुकी है। तो वैसा नहीं है, आप लोग सुबह में टहलिए, कुछ व्यायाम वगैरह किए। आज चर्चा करेंगे कि इस तरह का व्यायाम हमें घर पे करना चाहिए अभी की स्थिति में। चलिए, तो भोज्य पदार्थों को हमें क्या करना चाहिए, ढककर रखना चाहिए। किसको? तो भोज्य पदार्थों को हमें ढककर रखना चाहिए ताकि उस पर मक्खियाँ या फिर अन्य तरह के विषाणु या फिर जीवाणु आकर उस पर बैठे नहीं और जिसका वहन हम करें और जिसके कारण बीमार हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पांचवा, यहाँ हमने चर्चा किया है रोगी के, जो मतलब हैजा के पेशेंट है और वो अगर शौच करता है या उल्टी करता है तो शौच और उल्टी को हमें खुला नहीं रह देना चाहिए। उसको क्या कर देना चाहिए, ढक देना चाहिए। ढकने का तरीका ये है कि उसके ऊपर मिट्टी डाल देना चाहिए या फिर जो राख होता है उसको भी अगर हम डाल देते हैं तो जिसके कारण उसका जीवाणु क्या हो जाता है कि धूप या फिर अन्य माध्यम से आपके हवा में नहीं मिलता है, जिसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तो वो नहीं जा सकता है, जहां है वहीं रह जाएगा। तो जिसके कारण ये आगे तक नहीं फैल सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप जहां कहीं भी इस तरह की स्थिति दिखे या फिर इस तरह के पेशेंट दिखे तो आपको ऐसा ये नियम अपनाना चाहिए जिसके कारण ये आगे ना फैल सके, इसको हम रोक सकते हैं। तो हम रोकथाम की ही बात करें, छठे की बात करें तो बीमारी फैलाने वाली मक्खियों को बाहर से घर के अंदर नहीं आने दे। मतलब कहने का अर्थ कि अगर हम बात करें तो हम देखते हैं क्या कि हम खिड़की दरवाजे या फिर हम क्या करते हैं कि बाहर जाते हैं और हाथ से बहुत सारे ऐसे वस्तुओं को छूते हैं जिस पे मक्खियाँ बैठी हुई होती है, या फिर ऐसे भोजन को हम ग्रहण करते हैं जिस पे मक्खियाँ जो आपके शौच पे या फिर गंदे चीज़ों पे बैठकर आकर आपके हाथों पे बैठ गई या आपके भोजन पे बैठ गई या फिर अन्य चीज़ों पे बैठी हुई है और उस पर हाथ रख दिए, जिसके कारण उसका जीवाणु आपके हाथों में चिपक गया और जिसके कारण आप गए और बिना हाथ धोए क्या किए, भोजन को ग्रहण कर लिए, जिसके कारण वो आपके अंदर चला गया, बीमारी फिर फैल जाएंगी, आगे बढ़ जाएंगी। यही स्थिति आज की भी है। आज भी हम लोग क्या करते हैं, यही कमियां करते हैं। लेकिन आज हमें ये कोरोना नामक बीमारी ने ये हमें सिखा दिया है कि हमें जीने का तरीका पहले जैसा ही सीखना होगा। सही तरीका जो है, यानी जो हमारे पूर्वजों ने कहा है कि खाने के पहले और खाने के बाद हाथ को जरूर धोएं, तो हाथ को बिना धोए अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं तो आपको शिकार होना पड़ेगा और आपको अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा और ये जीवन बार बार हमें नहीं मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अपनी सुरक्षा करनी है तो खुद से, क्योंकि बसों में यात्रा करते हैं तो लिखा रहता है, वहां पे एक कोटेशन लिखा रहता है कि यात्री अपने सामान का सुरक्षा स्वयं करे, ये लिखा रहता है। तो आज हम ये कहना चाहेंगे कि यात्री अपनी जीवन की सुरक्षा यानी अपने जीवन का यात्रा करने वाले यात्री अपने जीवन की सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। वो तरीका जो आपके चिकित्सकों द्वारा बताई जा रही है उसको अपनाएं, घर पे रहें, हाथ को धोएं और स्वच्छ रहें और साफ सुथरे ढंग से रहें, तो आप विभिन्न तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये था आपका हैजा नामक बीमारी की चर्चा। अब आगे हम चर्चा करेंगे टीबी यानी क्षय रोग। टीबी यानी क्षय रोग, इसको अंग्रेजी में ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, इसे तपेदिक बीमारी भी कहते हैं, इसे रजवा रोग भी कहा जाता है। रजवा रोग क्यों कहा जाता है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब टीबी की बीमारी होती है तो डॉक्टर सलाह देता है कि इसमें जितना मतलब पौष्टिक भोजन आप खा सके खूब खाएं। इसमें क्या होता है कि कोई अगर बीमार व्यक्ति है, वो अगर सही भोजन उसको मिल जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी हो जाता है। और इसमें जितना अच्छा भोजन आप खाएं उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इसीलिए इसे रजवा रोग भी या क्षमा रोग भी कहते हैं। इसे तपेदिक रोग, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस इन नामों से जाना जाता है। चलिए इसकी भी चर्चा करें तो हम इसके पहले ही बता चुके हैं कि इसकी जो शुरुआत जो हुई थी उसी तरह हुई थी और इससे जो ग्रसित पहली बार अगर चर्चा करें तो रॉबर्ट कोच ने इसके जीवाणु को क्या किया था, देखा था। और इससे जो पहला मरे थे बीमर जो थे वो मरे थे, उनको भी टीबी से ही मरे हुए थे। तो उन्होंने
टीबी से मरने के कारण उन्होंने टीबी की खोज की थी। इसके बाद 1982 में पूर्ण रूप से इसकी खोज और इसके टीका की खोज 1982 में रॉबर्ट कोच ने की थी ट्यूबरकुलोसिस की। चलिए दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें कारक की, तो ट्यूबरकुलोसिस जो हमारे देश के लिए मतलब कहने का अर्थ कि एक सिरदर्द पहले से था, जैसे हैजा था, उसी तरह मतलब विभिन्न तरह की बीमारियां में ये आता है। और ये भी एक क्या था, एक ऐसा रोग था जिसका कोई इलाज उस समय नहीं था। ये रोग जिसे हो जाता था उसे एकदम श्योरली मरना ही पड़ता था पहले में। लेकिन जब 1982 के बाद रॉबर्ट कोच ने एक चमत्कार किया और चमत्कार के जरिए उन्होंने एक टीका अपनाया, बीसीजी का टीका, जिसके कारण कहा जाए तो 80% ये बीमारी क्या हो जाती थी, सही हो जाती थी। और आज भी ये टीका अपनाया जाता है जिसके कारण हम ये बीमारी क्या हो जाती है, सही हो जाती है। आजकल हमारे स्वास्थ्य विभाग में इस तरह की सुविधाएं हैं, अगर किसी को टीबी हो जा रही है तो उनको 6 महीने तक सरकार द्वारा दवाएं दी जाती हैं और खाने के पीने के लिए 500 रुपये प्रत्येक महीने के दिए जाते हैं 6 महीने तक। और 6 महीने तक 2 तरह की इसमें दवाइयाँ चलती हैं। पहला हो जाता है आपका आईपी चलता है जो कि 2 महीने के लिए चलता है, और दूसरा होता है सीपी जो 4 महीने के लिए चलता है। आईपी में और एक दिन में 3 टैबलेट खाने होते हैं आईपी में, और जो सीपी भी होता है तो वो दवा बदल जाती है 4 महीने के लिए, वो भी 3-3 टैबलेट खाने पड़ते हैं। एक साथ 3 टैबलेट मतलब करने करके एक करके खाने पड़ते हैं इसकी। और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए जो ये टीबी मतलब करने का कि किसी बच्चे को ना हो, तो 1982 से ही क्या किया गया कि इसकी टीका लगवानी शुरू कर दी गई है। तो देखिएगा, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बीसीजी का टीका सबको लगता है। आप लोग देखिएगा कि अपने माँ के हाथों पर देखिएगा कि एक गोल निशान होता है जो कि क्या है, बीसीजी टीके का निशान का प्रतीक होता है। तो अगर बीसीजी का टीका अगर लगा हो तो उसे टीबी नामक बीमारी कभी नहीं हो सकती है। चलिए इसकी बात करें तो इसका कारक क्या होता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से ये होता है। अब देखिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु जो होता है करता क्या है, एक ट्यूबरकुलिन नामक विष को स्रावित करता है। और ये ट्यूबरकुलिन नामक विष क्या करता है, आपके विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। ज़्यादातर ये श्वसन विभाग को यानी कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये ज़्यादा प्रभावित करता है। तो आप लोग अभी की बीमारी की भी चर्चा करें कोरोना वायरस की, तो ये भी आपके श्वसन अंग को ही ज़्यादा, ब्रीथिंग ऑर्गन्स को ही ज़्यादातर ये प्रभावित कर रहा है। तो स्रोत की बात करें ये प्रभावित अंग की, तो स्रोत इसका है ट्यूबरकुलिन नामक विष, जो कि किससे फैलता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। और ये क्या करता है कि जिस अंग को प्रभावित ये करेगा उस अंग के ऊतकों को ये क्या कर देता है, खत्म कर देता है। हम जानते हैं कि हमारा शरीर कैसे बना होता है, सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले सेल बनता है, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, टिश्यू से बनता है आपका बॉडी और ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन्स अंग बनते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि आपका बॉडी बनता है। तो इससे भी थोड़ा डीपली जाएंगे तो इसमें आता है आपका साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य की चर्चा की जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये किसको प्रभावित करता है, तो टिश्यू को यानी ऊतकों को प्रभावित करता है। तो यानी यहाँ देखिए कई सारे सेल्स, एक ही तरह के सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, जो और ये मिलकर टिश्यू मिलकर किसका, ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, यानी अंगों के, विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। तो अगर आपका टिश्यू अगर प्रभावित हो जा रहा है तो विभिन्न अंग भी प्रभावित हो जाएगा। जो अंग आपका प्रभावित होगा वो अंग काम करना बंद कर देगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या क्या प्रभावित होता है उसकी चर्चा हम करते हैं। इसमें फेफड़ा प्रभावित होता है, हड्डियां प्रभावित होती है, श्वसन नली प्रभावित होता है, लसिका ग्रंथियां प्रभावित होती है। ये क्या होता है कि ये प्रभावित जब होते हैं तो ज़्यादातर हमारा श्वसन अंग प्रभावित होता है और ये धीरे धीरे उसके सेल्स को मारता चला जाता है। और ऐसी स्थिति होगी कि आप सांस नहीं ले पाएंगे, आपके श्वसन मतलब करने के कि विभिन्न तरह का ये लक्षण दिखाई देने लगेंगे। तो उस लक्षण की अगर हम बात करें तो उसमें आता है, जैसे सबसे पहला लक्षण दिखेगा आपको भूख कम लगेगा, यानी कि आप जो भोजन करते थे उसकी जो
क्वांटिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी, यानी कि आप जो 10 रोटियां खाते थे अब 2 रोटियों में तब्दील हो जाएंगी, यानी कि वो भी ज़बरदस्ती आप खाना शुरू कीजिएगा, क्योंकि आप प्रभावित रहिएगा किससे, श्वसन से। तो बार बार आपको दम फूलने जैसे बीमारी, मतलब कहने का अर्थ की सांस लेने में दिक्कत, उसके बाद बराबर बुखार आने, यानी कि हमेशा लगेगा कि आपका शरीर तप ही रहा है, यानी इसीलिए इसे तपेदिक रोग भी कहते हैं, यानी कि ये हमेशा आपको बुखार से प्रभावित रखेगा, यानी कि आप हमेशा लगेगा क्या कि एकदम बुखार है, सोए रहे, श्वसन लेने में भी दिक्कत होगा, इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ तक कि आपको बार बार कफ और खांसी, यानी कि इतनी जोर से खांसी आएंगे, यानी आप खांसते खांसते तंग आ जाएंगे, सीना दर्द करने लगेगा, यानी कि आपका चेस्ट जो है, ब्रेस्ट और चेस्ट, ये क्या होगा कि दर्द करने लगेगा, जिसके कारण कभी कभी स्थिति ज़्यादा ये प्रभावित अगर हो जाता है और ज़्यादा वो आपका फेफड़ा यानी प्रभावित अगर हो जाता है तो आपका क्या होगा, खांसी के साथ मुंह से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। इसके मुख्य लक्षण यही दिखता है कि अगर ये ऐसे लक्षण आपको दिखाई देने लगे तो कहा जाता है ना कि अगर खांसी, बताया भी जाता है कि अगर आप स्वास्थ्य विभाग में जाइएगा तो आपको बताया जाएगा कि खांसी अगर आपका 2 सप्ताह से ज़्यादा हो जाए, खांसी और बुखार, तो आपको तुरंत ही क्या करना चाहिए कि आपको तुरंत जांच करवानी चाहिए और जांच करवा करके आपको इसका इलाज शुरू करवा देनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसकी रोकथाम की बात करें तो रोकथाम में आपको बात करते हैं तो रोगी को अलग कर दे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप खांसिएगा तो खांसने के समय क्या होता है कि स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपके मुख से जो ये ट्यूबरकुलोसिस नामक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जो जीवाणु है मुंह से बाहर निकलता है, और जो सामने वाला रोगी सामने वाला व्यक्ति है उससे वो प्रभावित हो जाता है, यानी कि कांटेक्ट में आने पर जो व्यक्ति होगा आसपास का वो भी प्रभावित हो जाएगा और उससे भी टीबी की बीमारी हो सकती है। तो इसीलिए रोगी को क्या कर देते, सबसे पहले आइसोलेट कर देते, उसको अलग कर देते। जैसे अभी स्थिति है कि कोरोना नामक बीमारी से ग्रसित जितने भी रोगी होते हैं उसको अलग आइसोलेट कर दिया जाता है, क्वारंटाइन कर दिया जाता है, और स्थिति हो जाती है उसको अलग रखते हैं। उसके बाद कि अगर कोई शिशु, मतलब कहने का अर्थ इसको जड़ से ही खत्म करना चाहते हैं, तो कोई शिशु अगर जन्म लेता है तो जन्म के समय ही BCG यानी बैसिलस कॉमलेट ग्यूरिन, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BCG और फुल फॉर्म में कहते हैं बैसिलस कॉमलेट ग्यूरिन, जिसका खोज 1906 ईस्वी में किया गया था। इसका टीका लगाया जाता है, प्रत्येक बच्चे को दिया जाता है, माँ को भी दिया जाता है। आपको बताया है कि यहाँ गोल निशान होगा माँ के आपके हाथ पे, और देखिएगा तो वही BCG का निशान होता है। तीसरे की बात करें तो संतुलित आहार, यानी कि कहने का अर्थ कि हम इसकी चर्चा भी कर चुके हैं कि अगर क्षय रोग से अगर बचना है तो आपको दवा के साथ साथ संतुलित आहार भी और स्वच्छ आहार भी जरूरी होता है, यानी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन यानी क्वालिटी वाले भोजन जितना से ज़्यादा करें उतना ही आपके ये लिए फायदेमंद होगा। और एक और चीज की जो स्पाइटिंग करते हैं, यानी कि बार बार अगर कफ आता है तो बलगम निकलते हैं, तो उस बलगम को यहाँ वहाँ ना थूके, जिसके कारण क्या होगा कि उसे जो जीवाणु होंगे निकलेंगे और आपको प्रभावित करेंगे। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। तो कहा जाता है कि किसी भी रोग को अगर हमें रोकना हो, उसका रोकथाम करना हो, तो सबसे पहले होता है उस पर क्या, परहेज करना, मतलब करने का अर्थ कि उस पर मतलब अपने आप पे नियंत्रण करना। अपने आप पे नियंत्रण करते हैं तो किसी भी रोग को हम कंट्रोल में कर सकते थे। आज के लिए इतना ही। चलिए अगली चर्चा करें तो हम चर्चा करेंगे टाइफाइड जैसी बीमारी की। टाइफाइड बीमारी जो आजकल के जीवन में सबसे क्या है, सामान्य बीमारी है, सबके लिए ये सामान्य बीमारी है। जो भी व्यक्ति बाहर रहते हैं, जैसे कि आजकल देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, या फिर प्रवासी मजदूर हैं तो वहाँ जाते हैं, तो वहाँ के जो भोजन है और वहाँ के जल, खासकर जल को जैसे ही वो प्रयोग में लाते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा बीमारी होती है टाइफाइड की। यानी ये लक्षण आप लोग देखिएगा, जब भी उनको बीमारी इस तरह की होती है तो सबसे पहले वो डॉक्टर कह देगा, चिकित्सक कहता है कि आप इसका जांच करवा लीजिए। तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि हम ग्रसित जो होते हैं इसी बीमारी से होते हैं, और ज़्यादातर छात्रों के साथ ही ऐसा होता है। हम देखते हैं हमारे ही आसपास के जितने भी छात्र हैं वो जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, और वापस बीमार होकर जब लौटते हैं तो डॉक्टर बोलता है क्या कि ये
आप जांच करवा लीजिए और जांच में निकलता है टाइफाइड जैसी बीमारी है। तो जी हाँ दोस्तों, इसकी ही चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं, जिसका नाम है मियादी बुखार या फिर टाइफाइड। ये क्या है? संक्रामक रोग है, यानी ये संक्रमण से ही फैलता है। यानी कि ये क्या होता है कि एक ऐसा इसका कारक है जिसका नाम है सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से ये होता है। तो इसी के नाम पे ही टाइफी इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको टाइफाइड भी कहा जाता है। तो इसका कारक कौन सा हो गया? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु। ये कहाँ पाया जाता है? तो रोगी के मूत्र और रक्त में पाया जाता है। यानी कि जब ये रोगी इससे प्रभावित होता है तो ज़्यादातर देखिएगा कि डॉक्टर चिकित्सक के पास जाइएगा तो डॉक्टर और चिकित्सक सबसे पहले कहता है कि आप काम कीजिए, एक पहले इसका लक्षण देखेगा, लक्षण देखने के बाद कहेगा कि एक काम कीजिए, आप पेशाब टेस्ट और रक्त यानी कि खून टेस्ट करवा लीजिए। और पेशाब और खून टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि ये जीवाणु कहाँ, अगर ये साइनोमोनेला टाइफी नामक जीवाणु अगर उसमें पाया जाता है तो आपको घोषित कर देता है कि आपको टाइफाइड हो गया है। ये क्या करता है कि आपके सेल्स को प्रभावित करता है, यानी कि आप ज़्यादातर प्रभावित होते जाते हैं और आपका सेल्स यानी कि आपका ब्लड में जो होता है उसमें कमी होने लगती है, या फिर आपका देखिए इससे प्रभाव क्या होता है कि इसमें सिर दर्द होने लगता है, अमस्या यानी कि पेट में दर्द होना और मानसिक तनाव होना हमेशा, यानी कि ऐसे लगेगा कि सिर फट रहा है, बुखार आना, ये सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं जब ये बीमारी होती है। सबसे पहले हम चर्चा उसके पहले कर ले कि ये इसके कारक, यानी कि अगर हम बात करें इसके स्रोत क्या होते हैं, तो दूषित भोजन। यानी कि जब हम कहीं भी भोजन करते हैं और किसी भोजन को करते हैं और वो दूषित हो और उसको हम ग्रहण करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि इससे हमारा आंत प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होते हैं। देखिए यहाँ भी बात आ गई आंत की, जैसे हृदय की भी हम चर्चा किए तो उसमें भी छोटी आंत की बात कही गई थी, तो इसे भी और उसमें भी कारक स्रोत जो था क्या था? दूषित जल और भोज्य पदार्थ था। इसमें भी क्या है? दूषित भोजन ही इसका है और इससे प्रभावित होने वाला अंग भी क्या है? आंत है। इससे क्या होता है कि आंत प्रभावित होता है और रुधिर प्रवाह में आंत से होते हुए रुधिर प्रवाह में क्या हो जाता है? चला जाता है ये जीवाणु, और आपके विभिन्न अंगों को ये प्रभावित यानी कि आंत और रुधिर प्रवाह को प्रभावित करना शुरू कर देता है। लक्षण में आप देखते ही होंगे कि इससे क्या होता है कि सिर दर्द हो जाता है, पेट में दर्द, यानी कि आंत कहाँ होता है? पेट के पास, यानी कि यहाँ आपका क्या होगा? आंत होगा, तो यहाँ पेट दर्द भी होता है। कभी कभी बुखार, जैसे क्या कि ये संचार होता है रक्त संचार, तो रक्त संचार को भी ये प्रभावित करता है और रुधिर प्रवाह प्रभावित करता है, जिसके कारण क्या होता है कि रुधिर मतलब जो ब्लड है सही ढंग से सही मात्रा में आपके विभिन्न अंगों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण तनाव होने लगता है, मानसिक तनाव और सिर दर्द भी होने लगता है। ये था आपका लक्षण। अब आगे बात करें कि अगर इसे हमें निजात पानी हो, यानी कि इस पे नियंत्रण करना, कंट्रोल करना हो, तो हमें क्या करना होगा कि इसका नियंत्रण करने के लिए प्रतिजैविक विधि अपनाना होगा और साथ में रोगी को तरल भोजन को देना पड़ेगा। जैसे कि आजकल आप लोग देखते होंगे कि ज़्यादातर डॉक्टर जब टाइफाइड हो जाता है किसी को तो नारियल का पानी पीने के लिए कहता है, या फिर आपको लौका खाने के लिए कहेगा, या फिर पपीता खाने के लिए ज़्यादातर ये सब कहेगा। यानी कि जिसमें ज़्यादा मात्रा में तरल होता है वैसे ही भोज्य पदार्थों को आपको खाने के लिए कहेगा जिसमें प्रतिजैविक पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपके जो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं धीरे धीरे उस पर कंट्रोल नियंत्रण होने लगता है। आगे रोकथाम की बात करें तो रोकथाम में कहा गया है कि सबसे पहले साफ सफाई। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी रोग अगर आपको कंट्रोल करना हो या रोकना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अपने आसपास और जो भी आप ग्रहण करते हैं या फिर उपयोग करते हैं उसकी साफ सफाई सबसे आवश्यक हो जाती है। अगर वो साफ सुथरा ना हो तो आप अगर उसको ग्रहण करते हैं या फिर उसका उपयोग करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा कि आपके शरीर के अंदर जाते ही ये आपको क्या करता है? प्रभावित करने लगता है। दूसरा है दूषित भोज्य पदार्थ,
यानी इसमें क्या होता है कि दूषित भोज्य पदार्थ जो होता है कि आप कोई भोजन हुआ और भोजन को सही ढंग से पकाए नहीं, या फिर भोजन है उसको ढके नहीं और उसमें बासी भोजन या फिर बासी भोजन का प्रयोग करते हैं, और साथ में नहीं ढकने के कारण उसमें विभिन्न तरह के जीवाणु वगैरह और इसके वाहक, जैसे इस बैक्टीरिया के वाहक अगर जो कोई जीव है उस पे आकर बैठते हैं, जैसे मक्खी वगैरह आकर बैठते हैं, तो वो भोज पदार्थ आपका क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। या फिर पेय पदार्थ यानी कि जल की बात करें, सबसे ज़्यादा इस प्रभावित करने वाला है पेय पदार्थ। तो पेय पदार्थ यानी कि जितने भी, यानी जल की ही बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है जल के कारण, क्योंकि बाहर में अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो वहाँ सबसे बड़ी किल्लत होती है तो जल की होती है। स्वच्छ जल उस समय आपको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण आप प्रभावित होते हैं और टाइफाइड नामक बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो आजकल शुद्ध जल के लिए और शुद्ध भोज्य पदार्थों के लिए हमें विभिन्न तरीकों का अपनाना चाहिए कि हमें जो भोजन को ढक कर रखना चाहिए, भोजन को या फिर अपने घर को ऐसे साफ सुथरा रखना चाहिए कि कोई भी किसी प्रकार का जीवाणुवाहक कोई भी जीव ना आए, और जिसके कारण आप उससे प्रभावित ना हो, या फिर आपका भोज्य पदार्थ या जल वगैरह भी प्रभावित ना हो। इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि जल को अगर स्वच्छ करना हो तो जल को उबाल कर पिए और छान कर पिए, ताकि वो जल क्या हो, स्वच्छ हो, शुद्ध हो। आगे चर्चा करें, रोगी के रहने की व्यवस्था अलग रखें। मतलब कहने का कि अगर कोई व्यक्ति यानी इससे संक्रमित, यानी टाइफाइड से अगर कोई व्यक्ति क्या होता है, संक्रमित होता है, तो उसे क्या करते हैं, उसे रहने की व्यवस्था यानी कि जहाँ सभी लोग रहते हैं उससे थोड़ा अलग करके उसके रहने की व्यवस्था कर दे और उसको टीका लगवाए, यानी सुई वगैरह जो इसका होता है एंटीबायोटिक इसको मिलवाए, तब जाकर इसको हम क्या करते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ और विशेष बातें होती हैं जिसकी चर्चा हम नोट में करने वाले हैं। सबसे पहला कि अगर उपचार ना हो तो क्या होता है, अगर इसका हम सही समय पे ये सारे उपचार नहीं करवाएं, डॉक्टर के पास ना जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे 3 से 4 सप्ताह तक आपका बुखार आता है, और ये क्रमिक यानी 7 से 10 दिन क्रमिक रूप से यानी कि बढ़ता चला जाएगा। 7 दिन 10 दिन फिर बढ़ता चला जाएगा, इसी तरह बढ़ता है ये चला जाएगा जब तक आप नहीं करते हैं। बाद में ये क्या होगा, ज्वर, इसका मतलब कहने का कि अगर बुखार की बात करें तो ये ज्वर क्या हो जाता है कि बढ़ता चला जाता है। उस समय बुखार आपका हो जाएगा 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका बुखार आता है रोगी को। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को 101 से ज़्यादा जब बुखार हो जाता है तो वो व्यक्ति कितना मतलब बेचैनी में रहता है, और उसका लगता है बुखार से सिर फटने लगता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो जल रहा हो, और ब्रेन हेमेज जैसी बीमार मतलब कहने का कि ब्रेन हेमेज का भी शिकार हो सकते हैं। और मियादी बुखार यानी कि ये क्या होता है कि ज़्यादातर आपके माइंड यानी कि ब्रेन को प्रभावित करता है, इसीलिए इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। और 104 डिग्री कहा जाता है कि डॉक्टर भी कहता है कि 103 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर बुखार जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। तो इस पे हमें ज़्यादातर ख्याल रखना होगा कि टाइफाइड जानलेवा भी हो सकता है अगर हम इसे सही ढंग से उपचार ना करवाएं। आगे चर्चा हमने किया है कि ये इसके बाद क्या होता है, 7 से 10 दिनों में बुखार धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होने लगता है। धीरे धीरे उपचार के बाद इसका प्रभाव कम होने लगता है। इस तरह होता है आपका टाइफाइड नामक बीमारी और इसका उपचार और रोकथाम। आगे चर्चा करें तो एक और बीमारी जो कि आज का सबसे इम्पोर्टेंट अहम चर्चा करेंगे, क्योंकि निमोनिया। जी हाँ दोस्तों, आज जो कोरोना नामक वायरस की हम बात कर रहे हैं तो उसका भी लक्षण आप लोग देखते होंगे कि निमोनिया जैसे ही ये होती है। तो निमोनिया जैसे लक्षण जो होते हैं कोरोना की होते हैं, वैसे ही लगेगा क्या कि निमोनिया आपको हुआ है, लेकिन वो होता है कोरोना। तो वैसे ही इसका कहा जाता है ना कि निमोनिया का ही परिवार है, यानी कि जो उसका बैक्टीरिया वायरस होता है निमोनिया का, उसी परिवार का ये कोरोना नामक वायरस भी होता है, उसी परिवार से ये रिलेटेड होता है। तो अगर बात करें हम तो इसका कारक होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी वायरस होता है, और ये क्या है, संक्रामक रोग है। ठीक है,
ये भी एक क्या है, संक्रामक रोग है, ये संक्रमण से फैलता है। ये संक्रमण यानी कि एक दूसरे के कांटेक्ट बेसिस पे भी फैल सकता है। जैसे क्या होता है कि रोगी जब निमोनिया नामक रोग से कोई प्रभावित होता है, संक्रमित व्यक्ति जब खांसता या छींकता है तो उससे निकलने वाले जो वायरस होते हैं वो दूसरे व्यक्ति जो आसपास होते हैं या फिर खांसते और छींकते वक्त, जैसे कि अगर खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो वो आपके हाथों पे या फिर जहां जो शरीर पे लगते हैं, अब उससे आप क्या करते हैं, किसी वस्तु को टच करते हैं और उस वस्तु को कोई दूसरा टच करता है तो वो भी उस वायरस से क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है और इसके कारण क्या हो जाता है, वो भी प्रभावित हो जाता है। तो इसी तरह की स्थिति अभी बनी हुई है कि कोरोना नामक वायरस में भी ऐसी ही स्थिति है कि कोई व्यक्ति खांस या छींक रहा है और उसे क्या हो रहा है कि वो प्रभावित हो रहा है और वो जो वायरस है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता चला जा रहा है। चलिए दोस्तों बात करें तो ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से होता है। अगर स्रोत और प्रभावित अंगों की बात करें तो ये स्रोत क्या है, मतलब कहने कर कि ये संक्रमण से फैलता है। किससे फैलता है, संक्रमण से, एक दूसरे के संपर्क से फैलता है। और ये किसको प्रभावित करता है तो वायुकोष्ठो यानी कि आपके फेफड़े को प्रभावित करता है और उसमें क्या हो जाता है कि तरल भर जाता है। निमोनिया वाले पेशेंट के फेफड़े में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, फ्यूल भर जाता है, जिसके कारण उसको सांस लेने में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, यानी हांफने जैसी बीमारी हो जाती है। जल्दी जल्दी यानी सांस लेना वो शुरू कर देते हैं। इस तरह का यानी उन लोगों को दिक्कत होने लगता है। तो देखिए अभी जो बीमारी चली हुई है कोरोना, तो उसमें भी ऐसी ही स्थिति है, व्यक्ति इससे प्रभावित होते हैं। लक्षण की बात करें तो यहाँ देखिए लक्षण में भी हम चर्चा किए, सांस लेने में दिक्कत, ज्वर, खांसी और सिर दर्द तथा होंठ और उंगलियों का रंग क्या हो जाता है, नीला पड़ जाता है। तो यही लक्षण कोरोना में भी है। यही लक्षण क्या है, कोरोना नामक बीमारी में भी है कि सांस लेने में भी दिक्कत होता है, ज्वर रहता है, खांसी रहता है और सिर दर्द भी रहता है। मतलब कहने का अर्थ की और काफी सारी मतलब लक्षण क्या मिलते जुलते निमोनिया से होते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं क्या कि इसी के परिवार से ये रिलेटेड होता है। आगे रोकथाम की अगर चर्चा करें तो रोकथाम अभी तक आप लोग देख ही रहे हैं कि कोरोना नामक बीमारी का रोकथाम एक ही है, उसी तरह निमोनिया का भी एक ही तरीका है कि अगर इसे रोकना है तो रोगी को अलग कमरे में रखे यानी आइसोलेट कर दे। जैसे कि आजकल कोरोना नामक बीमारी से प्रभावित संक्रमित लोगों को क्या किया जा रहा है, क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है, आइसोलेट कर दिया जा रहा है, यानी कि उनको समाज से यानी बॉडी फिजिकली क्या हो जाता है, उसको अलग रखा जाता है, यानी उसको अलग कमरे में रखा जाता है या फिर अलग जगहों पे रखा जाता है, जिसके कारण वो दूसरों को प्रभावित ना करे, क्योंकि वो खांसी या छींकेंगे तो उनसे निकलने वाले वायरस दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम कि आपको क्या करना होगा, रोगी को अलग रखना होगा। और दूसरा, संक्रमित व्यक्ति को संक्रमित व्यक्ति से जो इस्तेमाल है, यानी कि जो संक्रमित व्यक्ति है वो जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहा है, जो कपड़ा पहन रहा है या फिर जो खा रहा है, जो बर्तन है, गिलास है, जो कुछ भी है उससे रिलेटेड उसको क्या करेंगे, अलग रखेंगे। ये भी आप लोग देख ही रहे हैं आजकल जितने भी इस तरह की बीमारी से निपटने के लिए सरकार ने एक नीति अपनाई है। बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर भी खुले हुए हैं जहां पे रोगी को क्या आइसोलेट करके रखा जा रहा है 14 दिनों तक, क्योंकि इसका जो वायरस रहता है 14 दिनों तक ही जीवित रह सकता है। विभिन्न चीजों पर विभिन्न समय तक ये जीवित रह सकता है और अगर बात करें तो ज्यादा दिनों तक अगर रहेगा तो 14 दिनों तक ही इसका वायरस जीवित रह सकता है, उसके बाद ये अपने आप क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, व्यक्ति को आइसोलेट 14 दिनों के लिए कर दिया जा रहा है ताकि व्यक्ति सकुशल रहे और दूसरों को ये न फैलाएं, क्योंकि वो इस तरह की बीमारी संक्रमण से होते हैं। अगला, साफ सफाई, यानी कि अपने आसपास यानी साफ सफाई रखें, अपने आप को साफ सुथरा रखें और अपने हाथों को हमेशा धोएं, क्योंकि अगर आप खांस या छींक रहे हैं तो आपके हाथों पर या फिर विभिन्न अंगों पर जो उसके वायरस चिपक जाते हैं, तो आप उसको किसी चीज को टच करते हैं, उसको दूसरा व्यक्ति टच करता है तो ये कॉन्टेक्ट बेसिस पे फैलता चला जाता है। तो ये करना आवश्यक होता है। और सबसे अहम जो कि हम आपको बताने वाले हैं कि अगर निमोनिया हो या फिर खांसने छींकने जैसी बीमारी हो तो उस व्यक्ति को क्या करें कि मास्क का प्रयोग करें, यानी 3 लेयर मास्क का प्रयोग करें, जिसके कारण आपके अगर खांस रहे हैं
खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो आपका जो वायरस है आपके इसी में रह जाएगा, आगे तक ये नहीं फैलेगा, जिसके कारण आप क्या होते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। ये आपको सुरक्षित रख सकता है। तो आज के सुझाव में इतना है कि हाँ, अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है तो मास्क का प्रयोग करें, अगर मास्क नहीं है तो रुमाल का प्रयोग करें, गमछे का प्रयोग करें, और डबल लेयर या ट्रिपल लेयर वाले गमछे का प्रयोग करके, और खांसी या छींके या कहीं भी जाएं अभी, तो आपको याद रखना होगा कि ऐसे ही मास्क का प्रयोग करें और ज्यादातर अपने आप को साफ सुथरा रखें। जी हाँ दोस्तों, ये था आप लोग का। अगले पार्ट में हम अन्य रोगों की, मुख्य रोगों की चर्चा करेंगे, और एक आप लोग को थोड़ा सा, आप लोग को 1 मिनट लेंगे। और महत्वपूर्ण चीज कि अगर आप घर पे हैं, तो घर पे अगर है, तो अगर आप लोग का मन उब रहा है, तो हम आपके मन की शांति के लिए 3 आप लोग को आसन बताएंगे और 3 मुद्राएं बताएंगे। 3 मुद्राओं की चर्चा करेंगे। पहला है आपका हकीनी मुद्रा, दूसरा है आपका ज्ञान मुद्रा, उसके बाद ध्यान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा और हकीनी मुद्रा। तो दोस्तों, अगर आप क्या ध्यान मुद्रा में बैठ जाए, यानी कि आसन, ध्यान आसन में बैठ जाए, यानी अपने पैरों को मोड़कर जैसे ध्यान लगाया जाता है वैसे बैठ जाए। उसके बाद अपने 10 उंगलियों को एक दूसरे से, यानी एक दूसरे से कांटेक्ट में रखे और यहाँ पे ऐसे रखे। उसके बाद एकदम कंफर्टेबल, एकदम शरीर को एकदम रिलैक्स तरह से, एकदम शांति से सोचे, अच्छी अच्छी बातें को सोचे, और सांसों को आसानी से ले और बाहर छोड़े, जिससे और कंसंट्रेशन एक जगह करें, अच्छी बातों को सोचते रहें, जिससे क्या होगा कि आपका मन शांत होगा और किसी प्रकार का विकार आपके अंदर नहीं होगा, आपकी याददाश्त भी सही रहेगी। दूसरी की बात करें तो दूसरा होता है आपका कौन सा, तो ध्यान मुद्रा। तो ध्यान मुद्रा की बात करें तो अपने उंगलियों को ऐसे कर लें, यानी कि अंगूठे को तर्जनी से सटाकर ऐसे कर ले, और ध्यान मुद्रा में बैठकर ऐसे एकदम रिलैक्स होकर बैठे, और बैठकर कुछ देर तक, कम से कम 5 मिनट, यानी प्रत्येक आसन को 5 मिनट तक जरूर करें। या फिर अगर घड़ी नहीं देख पा रहे हैं तो 30 बार सांसों को ले और छोड़े। इससे क्या हो जाएगा, आपका 5 मिनट पूरा हो जाएगा। और लास्ट की बात करें, उसको कहते हैं ध्यान मुद्रा। तो ध्यान मुद्रा में क्या करें, अपने बाएं हाथ पे दाहिने हाथ को ऐसे रखें, और अपने पिंडली के पास, यानी कि कमर के थोड़ा नीचे, और जो लिंग है उसके ऊपर थोड़ा ऐसे करके रखें, और ध्यान मुद्रा में बैठकर एकदम से बैठ जाए और शांति से एकदम सोचे अच्छी बातों को, कुछ ऐसी चीज़ों को देखें और मन में सोचे कि ऐसे लगे कि हम वहाँ हैं, और अपने लक्ष्य को सोचें और सोचकर कि हाँ, हम उसको पा लिए हैं, उसके पाने के बाद हम आपको क्या खुशी हो रही है, किस तरह का आपको आनंद मिल रहा है, या फिर आपके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ आप एक ऐसे स्थान पे हैं जो आपको बहुत खुशी दे रही है, जो आपका सपनों का स्थान है। यानी ऐसा ही कुछ सोचे जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, और आप अपने आप को क्या सकुशल, मतलब कहने का कि शांति प्रदान करें। और ऐसा 5 मिनट पर डे करें, और कुछ दिनों के बाद इसको 15 मिनट कर दे, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ाते चले जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे और कुछ आसनों का जो आपके लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है। आज के लिए इतना, लिए धन्यवाद।